नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 22 अगस्त 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पे। इसके तहत हम पीटी और मेंस परीक्षा से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो पहली हमारी खबर है वो पेज नंबर 1 दिल्ली एडिशन से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट से है। सबसे पहले तो इसकी खबर को देख लेते हैं कि हुआ क्या है। तो इसके तहत श्रीशैलम नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना सीमा पर है, उसमें तेलंगाना क्षेत्र में अवस्थित श्रीशैलम पावर हाउस यूनिट में आग के चलते 8 से अधिक जो लोग हैं यानी 9 लोगों को जो है मृत्यु का सामना करना पड़ा है और कई लोगों को जो है इसमें दुर्घटना में घायल भी हुए हैं। तो ये जो पूरी जो घटना है इसके संदर्भ में हम आपदा प्रबंधन की स्थिति को देखेंगे। भारत में विशेषकर जो औद्योगिक क्षेत्र में जो आपदाएं आती हैं, जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स होते हैं, तो वो औद्योगिक आपदाओं का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। और पिछले कुछ वर्षों में जो हम इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स की संख्या में वृद्धि देख रहे हैं, तो जो औद्योगिक आपदाओं की संख्या में जो वृद्धि हो रही है, उस वृद्धि को किस प्रकार से हम प्रबंधन के माध्यम से कम कर सकते हैं। तो हम प्रबंधन के दृष्टिकोण को देखेंगे और इस प्रबंधन के दृष्टिकोण के साथ ही भारत में जो कानूनी रूप से जो विविध कानून हैं जो आपदा को रोकने के संदर्भ में प्रभावी हो सकते हैं, उनकी चर्चा करेंगे और साथ ही इसमें न्यायालय की भूमिका को भी देखेंगे। ठीक है, तो इस यूनिट के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से हम आपदा प्रबंधन, विशेषकर औद्योगिक आपदा प्रबंधन पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना सीमा के पास तेलंगाना में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना से संबंधित जो पावर हाउस यूनिट है, जहां से बिजली बनाई जा रही थी, वहां पे आग लग जाने से 9 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें जो है ऐसा कहा जा रहा था, ऐसा बताया जा रहा है कि यह जो पूरी परियोजना थी ये 600 करोड़ से अधिक लागत से बनाई गई थी और इसमें जापानी तकनीक के माध्यम से सुरक्षा संबंधी इंतजाम किए गए थे। जापानी तकनीक को लगाने से भी अगर सुरक्षा इंतजामों को बनाए रखने के पश्चात भी अगर इस तरीके की दुर्घटना हुई है, तो वह भारत में औद्योगिक आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण पर कई प्रश्नों को खड़ा करती है। हाल के वर्षों में भारत में औद्योगिक आपदाओं को काफी बड़ी संख्या में देखा गया है, जिसमें अभी कुछ ही समय पहले विजाग जो विशाखापट्टनम स्थित एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, वहां के कारखाने में गैस के रिसाव को देखा गया। इसके अलावा 1984 की जो भोपाल गैस त्रासदी है, वो तो सबको ही याद होगी, सबको ही पता होगी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, एमआईसी का रिसाव हुआ था और भोपाल में बड़ी संख्या में लोग जो हैं इससे प्रभावित हुए थे। इसके बाद भी 1984 के बाद से ही भारत में भौगोलिक औद्योगिक आपदाओं की निरंतरता में वृद्धि देखी गई है। जैसे कि 2013 में विशाखापट्टनम में ही एचपीसीएल की रिफाइनरी में ब्लास्ट हुआ था। 2014 में भिलाई स्टील प्लांट गैस लीक की दुर्घटना देखी गई थी। इसी तरीके से बहुत सारे उदाहरण आप जो हैं पिछले एक साल में गणना कर सकते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों के बारे में बात करें तो 2014 से 2017 तक 3 सालों में कारखानों की दुर्घटना में लगभग 3500 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और 50,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। तो ये जो पूरी घटनाएं देखी जा रही हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं जिसको समझने की जरूरत है। तो औद्योगिक आपदाओं के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसमें 2 तरीके से हम आपदाओं के कारकों को देख सकते हैं। एक तो जो उद्योगों में जो कमियां हैं, उद्योगों के संचालन में समस्याएं हैं, उसके चलते आपदाएं आती हैं। और दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं कि जो कानूनों के जो विनियमन की जो समस्या है कि बहुत सारे कानून हमने बना दिए और उनको जो है सख्ती से हम लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो 2 तरीके से जो है हम इसके कारकों को देख सकते हैं।
भारत में सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि भारत में जो उद्योगों का जो विकास हुआ है, उसमें उद्योगों के विकास में अगर सरकारी उद्योगों को छोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर सरकारी उद्योगों को छोड़ दिया जाए तो लघु और मध्यम क्षेत्र के जो उद्यम हैं वो जो है ज़्यादा विद्यमान है। ठीक है, सरकार में पीएसयू के द्वारा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह लगाई गई हैं, लेकिन इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बेहद सीमित है। भारत में ज़्यादातर जो उद्योग और उद्यम जो संलग्न हैं वो लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्यम हैं, जिसमें पूंजी निवेश की सदैव सीमा बनी रहती है। उनके पास इतना अधिक पैसा नहीं होता कि वो बड़े पैमाने पर लगा सकें। यही कारण है कि जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अवहेलना होती है, जिस चीज़ को जो है सबसे ज़्यादा छोड़ दिया जाता है, वो यही छोड़ दिया जाता है कि उसमें सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता नहीं होती, जिसके चलते बहुत सारी जो औद्योगिक इकाइयां हैं उसमें सदैव ही आग लगने का खतरा विद्यमान रहता है। ठीक है, तो सुरक्षा उपायों की अवहेलना पूंजी निवेश की सीमा के चलते यह एक बड़ा कारक है। इसके अलावा जिन उद्योगों में जो उद्योग वगैरह हैं उसमें जो श्रमिक वगैरह लगाए जाते हैं, और ऐसे श्रमिक जो रखरखाव के क्षेत्र में काम करते हो या सुरक्षा के क्षेत्र में काम करते हो, वो ज़्यादातर जो श्रमिक होते हैं उनको दीर्घकालिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता और उनके कौशल विकास की पूर्ण उपेक्षा कर जाती है। ठीक है, यानी उनको पता ही नहीं होता कि किस प्रकार से अपने आप को बचाया जाना चाहिए, किस प्रकार से अपने आप को जो है जोखिम पूर्ण स्थितियों में डालने से बचना है। इसके चलते होता क्या है कि ज्यादातर लोगों को जो भी जोखिम भरे काम है, जैसे कि मान लीजिए बॉयलर वगैरह में लगाया गया है। ठीक है, बॉयलर जो है जहाँ पे भाप बना के जो है कार्य किया जाता है, बॉयलिंग यूनिट्स होती हैं विभिन्न कंपनियों में, तो विभिन्न कारखानों में तो बॉयलिंग की यूनिट्स वगैरह में लगा दिया जाता है। तो इन क्षेत्रों में जो व्यक्तियों को लगाया जाता है वो अधिकांशतः गैर कुशल होते हैं। ठीक है, वो जो है कुशल नहीं होते अपने काम में और अनुबंधित श्रमिक होते हैं, यानी स्पेशलाइज नहीं होते और ना ही परमानेंट होते हैं। इसके चलते क्या होता है कि उनकी सुरक्षा के जो उपाय हैं उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता और ना ही उनको स्वास्थ्य और सुरक्षा सहायता दी जाती है। तो एक और तो हम जो है सुरक्षा उपायों की अवहेलना कर रहे हैं, दूसरा उनकी जो सुरक्षा करने वाले जो लोग हैं, जो सुरक्षा कर्मी आदि हैं, उनको भी जो है हम टेम्परेरी बेसिस पे हायर करते हैं, जिसके चलते वो खुद भी कोशिश नहीं करते कि हम इस कार्य में अपने आप को विशिष्ट बनाएं। ठीक है, इसके अलावा जो मशीनें वगैरह जो होती हैं जिनको सुरक्षित आदि माना जाता है, उनके बारे में जागरूकता का बेहद निम्न स्तर है और इसमें जो है वहनीयता की समस्या भी देखी जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे जो कंपनीज वगैरह होती हैं वो ऐसी मशीनों को खरीद पाने में सक्षम नहीं होती, और अगर मान लीजिए कंपनीज वगैरह ऐसी मशीनों को खरीद भी पाती हैं तो उसको चलाएं कैसे जाए, ठीक है, उसको रख रखाव कैसे किया जाए, इसको लेकर बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं होती। और इनको जो चलाने वाले होते हैं वो भी जो है बहुत अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स के नहीं होते और ना ही उनके बारे में समय समय पर कोई रिपोर्टिंग वगैरह की जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ ऐसे जो ये कमियां हैं जो भारत में विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में देखी जाती हैं। ठीक है, अगर कानूनी स्तर की कमियों के बारे में बात किया जाए तो भारत में जितने भी उद्योग हैं, अधिकांश उद्योग उनको विविध प्रकार के श्रम कानूनों के माध्यम से जो है विनियमित किया जाता है। बट ये जो श्रम कानून है वो समवर्ती सूची का विषय होता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानूनों का निर्माण करते हैं। समवर्ती सूची होने के चलते केंद्र द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को अधिकांशतः राज्य द्वारा ही लागू किया जाता है। तो एक तो ये होता है कि केंद्र ने बना दिया, राज्य ने जो है लागू किया। इसके चलते कई बार जो है समन्वयन की, कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आती है। ठीक है, दोनों जो है एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। साथ ही कानूनों की जब बहुलता हो जाती है तो उससे ओवर विनियमन, ओवर रेगुलेशन की समस्या देखी जाती है, जिसके चलते जो लोग होते हैं ओवर रेगुलेशन की समस्या देखी जाती है, जिसके चलते कारखाने के संचालक जो होते हैं वो उन नियमों से बचने की कोशिश करते हैं। तो इसके चलते श्रम क्षेत्रों में या श्रम सुरक्षा क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार आदि देखा जाता है। इसके अलावा जो औद्योगिक विनियमन होते हैं, जो बहुत सारे उद्योग संबंधी जो कानून हैं जैसे कि कारखाना अधिनियम आदि, तो उन सबको जो है
पालन करने में काफ़ी शिथिलता देखी जाती है। और जो इसको पालन कराने के लिए स्टेट वगैरह जो लेबर ब्यूरो आदि बनाते हैं या फिर पर्यावरण संरक्षण इकाइयों आदि की बनाते हैं, उनको जो है पर्याप्त रूप से सुदृढ़ नहीं करते हैं। तो हुआ क्या, एक तो हमने कानून बना दिए, लेकिन कानून जो है केंद्र और राज्य दोनों स्तर पे बन रहे हैं। इससे क्या है कि ओवर रेगुलेशन हो गया और कंपनीज वगैरह जो है इससे बचने की कोशिश कर रही हैं। दूसरा, जो हमने इनको लागू करने के लिए जो श्रम ब्यूरो आदि बनाया, पर्यावरण संरक्षण इकाइयां आदि बनाई, वो भी पर्याप्त रूप से सुदृढ़ नहीं होती हैं। इसके चलते समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा जिस प्रकार से भारत में जनसंख्या वृद्धि देखी जा रही है, उसके चलते कई बार ऐसा देखा जाता है कि शहरी आबादी के समीप ही जो है, शहरी आबादी के पास में ही जो है एक बड़ी फैक्ट्री देखने को मिलती है, और उसमें अगर किसी भी तरीके का कोई रिसाव वगैरह हो जाए या किसी तरीके की आग लगने की घटना देखी जाए, तो वो जो है व्यापक शहरी आबादी को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, तो यहां तक हमने देखे कारक। अब देख लेते हैं इससे संबंधित जो भारत में विधिक प्रावधान कौन कौन से हैं। ठीक है, कानून कौन कौन से बने हुए हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कानून है वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ईपीए इसको कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो विविध प्रकार के डिस्चार्ज और उत्पाद मानकों को निर्धारित करता है। ठीक है, कि किसी भी फैक्ट्री द्वारा कितना प्रदूषण किस सीमा तक किया जाएगा, या फिर जो परमिसिबल लिमिट है उसके संबंध में इसमें प्रावधान किए जाते हैं। इसके अलावा संकटमय अपशिष्ट यानी हैजार्डस वेस्ट, जो काफी खतरनाक वेस्ट होता है, हैजार्डस वेस्ट, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, उसको हैंडल कैसे किया जाए, और उसको एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य कैसे ले जाया जाए, उसको प्रबंधित करने के लिए 1989 में जो है संकटमय हैजार्डस वेस्ट अधिनियम, हैजार्डस वेस्ट रूल्स बनाए गए हैं, जिसमें उद्योगों के दुर्घटना संबंधी बड़े जोखिमों की पहचान की जाती है। यानी उद्योगों में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे दुर्घटना होने की निरंतर संभावना बनी हुई है, उसको ध्यान में रख के इस नियम को बनाया गया है। इसके अलावा जो हैजार्डस जो केमिकल्स होते हैं, संकट में जो रसायन होते हैं, उनके निर्माण के साथ उनके भंडारण को और उनके आयात आदि को विनियमित करने के लिए 1989 में ही कानून बनाए गए। इसके अलावा जो रासायनिक जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको रोकने के लिए जो है नियम बनाए गए हैं 1996 में। इसके अलावा कारखाना संशोधन अधिनियम 1987, पब्लिक लायबिलिटी, ठीक है, जो लोक हित है, जनता की क्या जिम्मेदारी है या कंपनी ओनर की क्या जिम्मेदारी है, और पब्लिक लायबिलिटी के संबंध में बीमे का प्रावधान करने वाला अधिनियम 1991 में बनाया गया। इसके अलावा 2010 के बाद से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो पर्यावरण संबंधी मामलों में अपने फैसले देता है, उसकी भूमिका भी इस संदर्भ में बनी है। ठीक है, तो ये सब जो विधिक प्रावधान है वो आपको पता होने चाहिए। अब अगर हम न्यायिक घोषणाओं के बारे में बात करें, तो इसमें एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आपको पता होना चाहिए। इसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी या पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। तो यह जो सिद्धांत है ये एक बेहद महत्वपूर्ण मामले में 1986 में दिया गया, और इसको कहा जाता है एमसी मेहता बनाम भारत संघ। ठीक है, एमसी मेहता बनाम भारत संघ में न्यायालय ने घोषणा की कि कोई भी अगर कंपनी या कोई भी कारखाना जो है लगाया जा रहा है, उसका समुदाय के प्रति निरपेक्ष जिम्मेदारी है, और वो जो जिम्मेदारी है समुदाय के प्रति, उसको वो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता। इसके चलते होगा क्या कि अगर कोई गतिविधि के चलते खतरनाक प्रकृति की घटना देखने को मिलती है, या किसी प्रकार का रिसाव वगैरह हो जाता है, या किसी प्रकार की कोई औद्योगिक दुर्घटना देखी जाती है, तो इसमें जो संचालक है, ठीक है, जो उद्यमी है या जो कारखाने का मालिक है, उसकी जो है पूर्ण लायबिलिटी बनती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको जो है पूर्ति जो है उसे करने का उसके लायबिलिटी होगी। ठीक है, और जिन जिन व्यक्तियों का जो है उसमें हानि हुई है, उस व्यक्ति को वो उद्यमी जो है क्षतिपूर्ति देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे किसी कारखाने को लगा रहा है जो जोखिमपूर्ण है, जो संकट में परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकता है, ऐसे कारखानों के प्रति उस उद्यमी का
पूर्ण दायित्व है और वो उससे बच नहीं सकता। 1986 के एमसी मेहता जो वाद है उससे पहले भारत में दूसरा एक नियम लगता था जिसे कहा जाता था रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कठोर दायित्व का सिद्धांत। इसके चलते जो है ये कहा जाता था कि यदि कोई दुर्घटना होती है तो दैवीय आपदा आदि के चलते होती है, जिसमें स्वामी को क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन हाल के समय में पूर्ण दायित्व के मामले पे ज्यादा बल दिया जाता है, जिसमें क्षतिपूर्ति दिए जाने की अनिवार्य व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आपको याद रखनी है, यही जो है प्रमुख आधार बनता है कंपनसेशन आदि का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रबंधन संबंधी नियमों के बारे में। तो भारत में जो राष्ट्रीय आपदा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का, उसके माध्यम से केंद्र स्तर पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और राज्य जिला स्तर पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से जो है औद्योगिक आपदाओं आदि के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पे एनडीएमए जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके द्वारा 2007 में जो है प्रबंधन संबंधी नियमों को दिया गया था, जिसको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना चाहिए। इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें यही कहा गया है कि आपदा जो आने वाली है उसके प्रति तत्परता बरतने की जरूरत है, यानी पहले से तैयार रहने की जरूरत है। दूसरी बात क्या है कि जब आपदा आए तो उसके संदर्भ में क्या प्रतिक्रिया अपनाए जाए, इसके लिए जो है अलग अलग लेवल्स पे हमें अग्र सक्रिय भागीदारी की जरूरत है, यानी हमें प्रोएक्टिव अप्रोच लेने की जरूरत है। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि कोई भी संकट आए तो संकट आने से पहले, ठीक है, इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी संकट आए तो संकट आने से पूर्व, संकट आने के दौरान और संकट आने के बाद, ये तीन जो चरण होते हैं, जिसको आपदा पूर्ण, आपदा के समय और आपदा पश्चात के जो तीन चरण होते हैं, उन चरणों में हमें पूर्ण रूप से तैयारी करके रखना है, ताकि किसी भी प्रकार की जो आपदा आए वो अपना कम से कम जो है हानि पहुंचाए। ठीक है, तो आपदा तत्परता की बात करता है और साथ ही ये जो 2007 के दिशा निर्देश हैं वो ये बताते हैं कि किस प्रकार से जो विविध जो कानून वगैरह हैं उनके प्रबंधन में कौन कौन से अंतराल हैं, कौन कौन से उसमें समस्याएं हैं, जिसको विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से चर्चा करने के पश्चात दूर करने की जरूरत है। तो कहने की बात क्या हुई कि 2007 के जो दिशा निर्देश हैं वो ये बताते हैं कि किस प्रकार से आपदा के संदर्भ में, आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद, तीनों ही स्तरों पर बेहतर ढंग से निपटने की जरूरत है। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रखते हुए एक तो 2007 में जो है गाइडलाइंस दी गई, साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019 का था, उसमें भी कुछ सुझाव दिए गए जो ध्यान में रखे जाने चाहिए। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी जोखिम आए, कोई भी आपदा आए, उसको सबसे पहले समझना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि जो आपदा हमारे समक्ष है उसका चरित्र क्या है। तो जोखिम को समझना ये पहली बात होनी चाहिए, जिसमें हमें सूचना प्रणाली अच्छी होनी चाहिए, निगरानी की व्यवस्था और अनुसंधान को सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। इसी के साथ जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं उनकी जोनिंग और मैपिंग किए जाने की जरूरत है, ताकि ऐसे क्षेत्रों को जो है पहचाना जा सके जो आपदाओं के संदर्भ में सुभेद्य हैं, जहां पे आपदा होने के अधिक चांस हैं, उसको जो है पहचाने जाने की जरूरत है। इसी के आधार पर सुभेद्यताएं और क्षमताओं का अध्ययन किया जाना चाहिए और ये जो पूरा जो मूल्यांकन होना चाहिए वो व्यापक होना चाहिए, जिसमें जो हमारे सामने संकट है, जो हमारे सामने जो जोखिम है और जो सुभेद्यता है उसका पूर्ण मूल्यांकन करने की जरूरत है। इसको कहा जाता है हैजार्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी एंड कैपेसिटी असेसमेंट, जिसमें किसी भी आने वाली आपदा या जोखिम के संदर्भ में
हम अपनी क्षमताओं का आकलन करते हैं। ठीक है, कि हम कितने तैयार हैं किसी आपदा के संदर्भ में। तो इसको जो है किए जाने की जरूरत है, और इसके लिए ये आवश्यक है कि हम उस जोखिम को समझें जो हमारे सामने आ सकता है। इसके अलावा जोखिम को समझने के साथ हमें विविध जो एजेंसियां काम करती हैं, चाहे वो केंद्र स्तर पर काम करें, चाहे वो राज्य स्तर पर काम करें, चाहे वो फैक्ट्री के स्तर पर काम करें, कहीं भी काम करें, उन सब के बीच एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिसके तहत जो भी योजनाएं वगैरह बनाई जाएं उसके क्रियान्वयन के संदर्भ में, चेतावनी के संदर्भ में, सूचना और डेटा के प्रसार के संदर्भ में जो है बेहतर ढंग से इनको समन्वित होने की जरूरत है। साथ ही जो है हमें किसी भी आपदा के संदर्भ में आपदा पूर्व चरण में, यानी आपदा आने से पहले ही उसकी तैयारी के चरण में निवेश करने की जरूरत है, ताकि तैयारी करने के बावजूद अगर मान लीजिए किसी कारण से आपदा आ जाए तो उसका जो जोखिम है, उसकी जो आपदा से संबंधित होने वाली जो हानियां हैं उसको सबसे कम किया जा सके। इसको कहा जाता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, इसमें निवेश करने की जरूरत है, जिसमें हमें विविध पहुंच और बचाव के संदर्भ में उपायों को अपनाया जाना चाहिए। सुरक्षा के संदर्भ में जो है विविध नियमों और मानदंडों को बेहतर बनाने की जरूरत है। इसके अलावा उद्योगों के निकट अगर कोई मानव बस्ती है तो वहां पे हमें ऐसा बफर जोन बनाया जाना चाहिए ताकि मानव जो है फैक्ट्री के एकदम पास निवास ना करें, और साथ ही वहां का जो लैंड यूज पैटर्न है उसको भी चेंज किया जा सके। इसके अलावा अगर कोई जोखिमपूर्ण रसायन वगैरह है उसके भंडारण के संदर्भ में जो कानूनी कार्रवाई है उसको सशक्त बनाने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो एमसी मेहतावाद के तहत जो कहा गया कि क्षतिपूर्ति दिए जाने की जो है व्यवस्था की जानी चाहिए, उसको भी समय समय पर समीक्षा की जाने की जरूरत है। साथ ही इस बात की भी जरूरत है कि जितने भी कानून वगैरह लागू किए जाएं उनका कठोरता पूर्वक पालन हो, और जो भी चूक करें उस पर कठोर कार्रवाई की जा सके। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें याद रखनी है औद्योगिक आपदा के संदर्भ में। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो एक एडिटोरियल है जिसे पेज नंबर 6 से लिया गया है, और इसका संबंध हेल्थ और सोशल जस्टिस दोनों से है। यह आर्टिकल बेसिकली इस बात को बताता है कि किस प्रकार से कोविड-19 और जो लॉकडाउन का जो प्रभाव है वो अलग अलग समुदायों पे किस प्रकार से अलग अलग पड़ा है, और इसमें किस प्रकार से भारत में जो जाति की जो विषमताएं थी, भारत में जो वर्ग की विषमताएं थी, भारत में जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो विषमताएं थी, उन्हीं को उसने और ज्यादा मजबूत बना दिया है। ठीक है, तो इसमें जो है सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से काफी अच्छे तर्क दिए गए हैं। संदर्भ मैंने आपको बताया कि कोविड-19 और लॉकडाउन का किस प्रकार से अलग अलग जातियों वर्गों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा है। इसमें इस आलेख में एक ऑस्ट्रिया देश के एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन है, एक आर्थिक इतिहासकार हैं, उनका संदर्भ दिया गया है जिनका नाम है वॉल्टर स्कीडेल। ठीक है, वॉल्टर स्कीडेल, जिन्होंने किताब लिखी थी द ग्रेट लेवलर। ठीक है, यानी एक ऐसा महान समताकारी प्रभाव जो पूरे दुनिया में देखा जाता है। उसके तहत वॉल्टर स्कीडेल का ये मत है कि दुनिया में अगर महामारी आती है, युद्ध होते हैं, क्रांतियां होती हैं और राज्यों का पतन होता है, तो इसका सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव ये देखा जाता है कि ये एक व्यापक आर्थिक समानता को लाता है। ठीक है, समाज की जो असमानता होती है उसको कम करने में महामारी, युद्ध, क्रांतियां वगैरह काफी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ठीक है, ये इन लेखक का तर्क है। अब ये लेखक किस तर्क के आधार पे कहते हैं, तो ये कहते हैं कि जब भी इस तरीके की कोई महामारी या युद्ध वगैरह होते हैं उसमें मजदूर जो वर्ग है वो काफी बड़े पैमाने पे मृत्यु होती है, उसकी काफी बड़े पैमाने पे वो मरता है। इससे होता क्या है कि डिमांड और सप्लाई के सापेक्ष अगर हम इसे देखें, ठीक है, डिमांड और सप्लाई के सापेक्ष अगर इसे देखें तो मांग जो है वो तो वैसी की वैसी रह जाती है, जो मजदूरों की जो सप्लाई है वो बाधित हो जाती है। इससे होता क्या है कि डिमांड अल्टीमेटली बढ़ती है और मजदूरी की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। यानी एक तरीके से ये आर्थिक समानता लाने वाला कारक होता है, जिसके चलते मजदूरी की दर बढ़ती है और मजदूरों की स्थिति बेहतर होती है। अब अगर इसी तर्क को जो है कोविड-19 के संदर्भ में लगाया जाए तो लेखक जो हैं, जो लेखिकाएं हैं, उनका ये मत है कि भारत में कोविड-19 के संदर्भ में इसको लागू नहीं किया जा सकता।
क्यों? क्योंकि पहली बात तो यह है कि कोविड 19 जो है व्यक्ति में जाति और धर्म देख के जो है नहीं फैल रहा है। ये ऐसी बीमारी है जिससे कोई भी व्यक्ति मर सकता है। इसके अलावा कोविड 19 के चलते जो हमने पूरे देश में जो लॉकडाउन लगाया उसका व्यापक प्रभाव पड़ा है अलग अलग समाजों पे, अलग अलग वर्गों पे, जिसने व्यापक बेरोजगारी और आर्थिक मुश्किलों को बढ़ा दिया है। विशेषकर जो सीमांत वर्ग है, ठीक है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि आते हैं, उनका जो है सर्वाधिक नकारात्मक रूप से वो प्रभावित हुए हैं। ठीक है, यही कारण है कि लेखिकाओं का तर्क है कि जो कोविड 19 है वो वर्ग न्यूट्रल नहीं है। वर्ग न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि अमीर और गरीब को देख के जो है यह बीमारी नहीं हो रही है, जिसमें अमीर और गरीब दोनों जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि जो गरीब हैं वो अपनी गरीबी के चलते, अपनी आर्थिक स्थिति के चलते ज्यादा वल्नरेबल हैं, ज्यादा सुभेद्य हैं और इसकी जाति से भी संबद्धता है। ठीक है, इसको जो है उन्होंने विविध आंकड़ों से भी सिद्ध किया है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इसके चलते उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि किस प्रकार से यदि कोई ऐसा व्यक्ति, यदि कोई ऐसा मजदूर जो कम आय वाला वर्ग में आता है, जो कम पैसा कमाता है, कम मजदूरी कमाता है, साथ ही यदि उसकी शिक्षा का स्तर भी कम हो, ठीक है, तो ऐसे मजदूर या ऐसे काम करने वाले लोग जो कम मजदूरी कमा रहे हैं और साथ ही कम शिक्षित हैं, उन पर जो है कोविड 19 का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, बजाय ऐसे व्यक्तियों के जो अधिक पैसा कमाते हैं और तुलनात्मक रूप से अधिक शिक्षित हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोविड 19 ने शिक्षा के संदर्भ में, जाति के संदर्भ में, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अलग अलग लोगों पे अलग अलग प्रभाव डाले हैं, जिसमें जो वर्गीय, निर्जातीय और जातीय अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, वो जो है सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं, जैसे कि ब्लैक्स वगैरह हो गए या फिर जो है नेटिव्स वगैरह हो गए जो अच्छी स्थिति में नहीं है। ठीक है, भारत में भी अनुसूचित जाति, जनजाति आदि पर इसका प्रभाव नकारात्मक रूप से ज्यादा पड़ा है और इसको जो है विविध प्रकार से इन्होंने सिद्ध किया है। ठीक है, अब क्या क्या सिद्ध किया है, कैसे सिद्ध किया है, तो इसमें जो है लेखिकाएं बताती हैं कि भारत में शटडाउन का आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पे किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इसके संदर्भ में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का कंज्यूमर पिरामिड्स हाउस होल्ड सर्वे से संबंधित उन्होंने आंकड़ा लिया है। ठीक है, तो CMIE का CPHS डेटाबेस के उन्होंने आंकड़े लिए हैं, जिसमें लगभग 2 लाख घरों का सर्वेक्षण किया गया था। इसमें जो आंकड़े लिए गए वो दिसंबर से लेकर अप्रैल की अवधि तक के थे, जिसमें ये देखा गया कि किस प्रकार से कोविड 19 के पहले क्या स्थिति थी और कोविड 19 के बाद क्या स्थिति थी। विशेषकर रोजगार की संख्या में किसमें कमी देखी गई, कहां वृद्धि देखी गई। तो इस आंकड़े के अनुसार भारत में रोजगार की जो परसेंटेज है, कितने लोग रोजगार में हैं, उनकी परसेंटेज घटी है। हालांकि अनुसूचित जाति, जनजाति वर्गों पे इसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है। जैसे कि दिसंबर से अप्रैल 2020 के काल में जो उच्च जाति के जो लोग हैं उन पे रोजगार की स्थिति में 39% यानी 39% से वो 32% पे आ गए। यानी दिसंबर में अगर मान लीजिए उच्च जाति के लोग 39% लोग कार्यरत थे, तो वो घट के अब 32% हो गए। यानी कितने परसेंट की गिरावट? 7% की। अब इसी गिरावट को अगर अनुसूचित जाति के संबंध में देखें तो वहां पे जो है 44% लोग जो है कार्यरत थे, लेकिन कोविड 19 के दौर में ये जो आंकड़ा है वो घट के 24% पे आ गया। यानी लगभग जो है 20% की गिरावट। अगर इसकी तुलना उच्च जाति के लोग से करें तो 7 से 20 की तुलना में लगभग 3 गुना जो है वृद्धि देखने को मिली है। इसी प्रकार से जो मिडिल जो जातियां होती हैं, ओबीसी जातियां होती हैं या एसटीज हैं, उनमें ये गिरावट जो है और ज्यादा देखने को मिली है, जिसमें 42 से 34, 40 से 26 और 48 से 33% तक जो है यह गिरावट देखने को मिली है। इन आंकड़ों के आधार पर लेखिकाओं का ये तर्क है कि अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग में उच्च वर्गों की तुलना में ज्यादा रोजगार में गिरावट आई है, जिसके चलते उनमें बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है। ठीक है, इसमें उन्होंने शिक्षा की भी भूमिका की बात की है, जिसके तहत अधिक शिक्षित वर्गों पर कोविड 19 और लॉकडाउन का कम प्रभाव पड़ा है, जिसमें
12 साल से कम की शिक्षा वाले वर्ग पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते वो बेरोजगार हुए हैं और इसमें जाति की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसको दर्शाने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे IHDS 2011-12 के नतीजों का प्रयोग किया है और इसमें ये पाया गया कि अनुसूचित जाति वाले घर जो हैं, SC वाले हाउस होल्ड जो हैं, वहाँ की 51% जो महिलाएं हैं उनमें शून्य साक्षरता है, यानी वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। पुरुषों में ये प्रतिशतता 27% है। अगर इसकी तुलना हायर कास्ट के लोगों से किया जाए, उच्च जाति के घरों से किया जाए, तो प्रतिशतता मात्र 11% और 24% है। अब इसको कैसे जोड़ा जा सकता है कोविड-19 से या लॉकडाउन से? तो उन्होंने इस तरीके से जोड़ा है कि अगर मान लीजिए स्कूल बंद हो गए, जो कि दिख ही रहे हैं, अगर स्कूल बंद हो गए तो ये बहुत कम स्थिति होगी, बहुत जो है प्रायिकता कम है कि जो अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं वो घर पर पढ़ सके। क्यों? क्योंकि उनके जो माता पिता हैं वो उनमें से अधिकांश जो हैं वो शिक्षित नहीं हैं, और चूंकि वो शिक्षित नहीं हैं इसी के चलते वो जो है उनको पढ़ाने की स्थिति में, खुद से पढ़ाने की स्थिति में नहीं होंगे। इसके चलते क्या है कि जो शिक्षा का जो स्तर है वो भविष्य में और गिर सकता है और भेदभाव और बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी के संदर्भ में जो है तकनीक को लेकर भी अंतराल है, टेक्नोलॉजी को लेकर भी अंतराल है, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन जो है बढ़ने का चलन बढ़ा है। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम का भी चलन बढ़ा है, साथ ही ऑनलाइन एजुकेशन का भी चलन बढ़ा है, जिसमें विविध प्रकार के डिजिटल गैजेट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो डिजिटल गैजेट्स हैं, डिजिटल उपकरण हैं, वो व्यक्ति वही खरीद सकते हैं जिनके पास पहले से कुछ सेविंग्स हो। तो तकनीक को लेकर अंतराल क्या है? तो 20% केवल उच्च जाति वाले घरों में इंटरनेट है, अनुसूचित जाति में ये प्रतिशतता मात्र 10% है। इसके अलावा मात्र 49% अनुसूचित जाति के पास बैंक सेविंग्स हैं, उच्च जाति के पास लगभग 62% जो है बैंक सेविंग्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनेट और IoT उपकरणों तक पहुंच में भी जाति की भूमिका देखी जाएगी, जिससे असमानता होगा और तकनीकी क्षेत्र में हैव और हैव नॉट का अंतराल पैदा हो जाएगा। यानी जिसके पास है वो ज्यादा बेहतर स्थिति में है, जिसके पास नहीं है उसकी स्थिति और ज्यादा खराब होगी। इस तरीके से इन लेखिकाओं ने तर्क दिया है विभिन्न आधारों पे, विभिन्न आंकड़ों के आधार पे, कि किस प्रकार से लॉकडाउन और कोविड-19 ने आर्थिक जटिलताओं और तनावों को पहले से विद्यमान जातिगत संरचना और सामाजिक पहचान के आधार पे आगे बढ़ा दिया, और जिस तरीके से स्वास्थ्य और शिक्षा में जो निवेश हो रहे थे और उनका जो निवेश है अब किस प्रकार से केवल कोविड से लड़ने में खर्च किया जा रहा है, उसके चलते भविष्य में अंतराल और भी बढ़ सकता है। यही कारण है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा निवेश करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में जो इस तरीके के जो टेंशन्स हैं, इस तरीके के जो शॉक्स हैं, ठीक है, उनसे जो है बचा जा सके। ठीक है, तो ये जो है पूरा जो आर्टिकल है इसमें आंकड़ों को जो है विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 1 से लिया गया है और GS पेपर 2 में पॉलिटी से ये संबंधित है। इसमें बिहार चुनावों के पृष्ठभूमि में जो इलेक्शन कमीशन है उसने चुनावों को कराए जाने के लिए गाइडलाइंस को घोषित किया है। इन गाइडलाइंस में किस प्रकार से कोविड-19 के दौर में चुनाव कराए जाएंगे, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। ठीक है, तो बिहार विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में चुनाव आयोग ने चुनावों को कराने के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं, जिसमें बताया गया है कि नामांकन कैसे भरा जाएगा। अगर कोई पब्लिक मीटिंग या सभा करना चाहता है, रोड शो करना चाहता है, तो उसमें किस प्रकार से सुरक्षा मानक और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि अगर कोई नामांकन करना चाहता है या एफिडेविट्स वगैरह, सिक्योरिटी अमाउंट्स वगैरह जमा करना चाहता है, तो उसको अब ऑनलाइन जमा किया जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो गई, ऑनलाइन जमा पे उसने बल दिया है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति नामांकन के लिए जा रहा है तो उसमें जो पहले बहुत बड़ी भीड़ जाती थी, बहुत सारे लोग जाते थे, अब उनकी संख्या को कम करके मात्र 2 तक कर दिया गया है। यानी केवल 2 लोग ही जो हैं अब नामांकन के लिए जाएंगे। इसके अलावा जो वोटिंग करने वाले जो लोग हैं उनकी वोटरों की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए मास्क और ग्लव्स को अनिवार्य बनाया गया है। साथ ही जो इलेक्शन मीटिंग और जनसभा होती थी, डोर टू डोर कैंपेनिंग होती थी, उसमें भी जो है लोगों की सीमा निर्धारित की गई है।
इसके तहत जो स्टेट इलेक्शन ऑफिसर होंगे वो जनसभा के लिए स्थान को निर्धारित करेंगे और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। साथ ही जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो भी जो है नियमों को निर्धारित करेगी जिसके अंतर्गत जो है रोड शो आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो चुनाव प्रक्रिया होगी पूरी प्रक्रिया में फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर्स, पीपीई किट का व्यापक प्रयोग किया जाने वाला है। जो वोटर्स होंगे उनको वोटिंग के लिए ग्लव्स दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि वो ईवीएम मशीन को सुरक्षा पूर्वक एक्सेस कर सकें। मास्क को अनिवार्य बनाया गया है और यदि कोई व्यक्ति बुखार से ग्रस्त है या कोविड से प्रभावित है उनको वोटिंग के आखिरी घंटे में वोट देने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे गाइडलाइंस है जिसके माध्यम से प्रयास किया गया है कि जो कोविड-19 के दौर में जो चुनाव कराने की जो बाध्यता है उसको सुरक्षित ढंग से पूरा किया जा सके। ठीक है। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 9 से लिया गया है और जीएस पेपर 2 में आईआर से इसका संबंध है। यह जो आर्टिकल है ये पाकिस्तान और चीन के मध्य अभी एक वार्षिक वार्ता हुई है, विदेश मंत्रियों की एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है, उस पे ये केंद्रित है। ठीक है। तो चीन पाकिस्तान के बीच होने वाले वार्षिक रणनीतिक डायलॉग में कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की गई है और दोनों देश ने एक दूसरे को कहा है कि हम एक दूसरे के जो कोर नेशनल इंटरेस्ट हैं उनकी रक्षा करेंगे। ठीक है। इसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे को आश्वासन दिया है कि वो एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवर्निटी यानी संप्रभुता और स्वतंत्रता को बनाए रखेंगे। साथ ही कश्मीर के संबंध में महत्वपूर्ण रूप से चीन ने कहा है कि जो कश्मीर समस्या है उसका हल यूएन चार्टर, संबंधित प्रासंगिक यूएनएससी के रेजोल्यूशन, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव तथा बायलैटरल एग्रीमेंट या बायलैटरल अरेंजमेंट के आधार पर की जाना चाहिए। ठीक है। साथ ही चीन ने इस बात का विरोध किया है कि किसी भी प्रकार की एक पक्षीय कार्रवाई नहीं की जाए जो परिस्थितियों को और जटिल बनाए। अप्रत्यक्ष रूप से जो है उसने भारत में निशाना चाहता है क्योंकि भारत ने जो है जम्मू और कश्मीर का बंटवारा करके उसको पुनर्गठित कर दिया है। ठीक है। तो यह जो है इसके चलते जो है चीन और पाकिस्तान काफी बौखलाए से लग रहे हैं और उन्होंने जो है कश्मीर पर अपनी बात करनी शुरू कर दी है। ठीक है। अगर हाल के वर्षों में देखें तो चीन और पाकिस्तान के मध्य काफी सहयोग और भागीदारी बढ़ी है जिसमें दोनों एक दूसरे को आयरन फ्रेंड्स के रूप में, ठीक है, आयरन फ्रेंड्स के रूप में या ऑल वेदर फ्रेंड के रूप में देखते हैं। ठीक है। हर महीने में होने वाला मित्र, ठीक है, यानी प्रत्येक दशा का मित्र या घनिष्ठ मित्र, इस रूप में जो है एक दूसरे को देखते हैं। इसमें सहयोग का उनका प्रमुख उदाहरण सबको पता होगा, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है जो चीन के शिंगजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। क्योंकि ये परियोजना पीओके से होकर गुजरती है, क्योंकि ये परियोजना गिलगित बाल्टिस्तान यानी उत्तरी कश्मीर के क्षेत्र से होकर गुजरती है, यही कारण है कि कश्मीर को लेकर चीन और पाकिस्तान दोनों संवेदनशील हैं क्योंकि कश्मीर उनके अब डायरेक्ट हित हो गए हैं। ठीक है। साथ ही चीन और पाकिस्तान जो है दोनों एक दूसरे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग करते हैं। जैसे कि अभी कुछ ही समय पहले मसूद अजहर को जब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने संबंधी प्रस्ताव यूएनएससी में लाया गया तो चीन ने जो है इसका विरोध किया था। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है उसका संबंध पेज नंबर 10 से है और ये जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से संबंधित है। ठीक है। यह जो घटना है, ये जो घटनाक्रम है उसका संबंध आईपीसी की धारा 124A जो इतिहास में या वर्तमान संदर्भों में राजद्रोह या इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेडिशन, ठीक है, राजद्रोह या सेडिशन से संबंधित है। और इस सेडिशन का जो क्लॉज है उसको हाल में ही एक पत्रकार हैं विनोद दुआ, उन पे लगाया गया है जिसके तहत उन्होंने मार्च 20 में अपने एक कार्यक्रम में जो सरकार है उसकी आलोचना की थी कोविड-19 के संदर्भ में। तो कोविड-19 के संदर्भ में उनके द्वारा आलोचना किए जाने पे उनके ऊपर राजद्रोह का केस लगा दिया गया है, जिसके जो है उन्होंने अब अपने को क्या किया है, अपने को बचाव किया है। इसके तहत उन्होंने 1962 के एक वाद का एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है
हवाला दिया है और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना करना केवल राजद्रोह नहीं है, ठीक है, इसको समझा जाना चाहिए। ठीक है, तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि पत्रकार विनोद दुआ पर सरकार की आलोचना करने के संदर्भ में किस प्रकार से राजद्रोह या सेडिशन का केस चलाया जा रहा है। इसके तहत उन्होंने 30 मार्च को यूट्यूब पे अपने शो का प्रसारण किया था जिसमें कोविड-19 के संदर्भ में सरकार की आलोचना की थी। लेकिन इस पूरे मामले में विनोद दुआ का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट का 1962 का निर्णय ये कहता है कि लोकतांत्रिक परिदृश्य में नागरिकों को सरकार की आलोचना का अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत, और अगर आलोचना निष्पक्ष करी जाती है तो वो राजद्रोह नहीं है। ठीक है, चूंकि नागरिकों की परिभाषा में पत्रकार भी शामिल होते हैं, अतः उन पर चलाया गया जो केस है वो गलत है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो उन्होंने जो प्रसारण किया या जो उन्होंने जो वक्तव्य दिए उससे किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं भड़की है और न ही स्थापित सरकार के विरुद्ध किसी तरीके की हिंसा भड़काने का कोई प्रमाण है। ठीक है, न ही प्रसारण के माध्यम से किसी प्रकार के जन असंतोष को, ठीक है, व्यापक स्तर पर फैलाए जाने का कोई जो है साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, अगर राजद्रोह के थोड़े इतिहास के बारे में बात की जाए तो राजद्रोह का संबंध है आईपीसी की धारा 124A से, जिसके तहत ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति लिखकर, बोलकर या फिर किसी अन्य तरीके से भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ नफरत, शत्रुता या फिर अवमानना पैदा करेगा, उसको राजद्रोह का दोषी माना जाएगा। इसके लिए 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है और इसमें जुर्माने का प्रावधान भी है। ठीक है, हालांकि इस धारा में क्लियर किया गया है कि सरकार या प्रशासन के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आलोचनात्मक टिप्पणी करना अपराध नहीं है। ठीक है, भारत में जो राजद्रोह है वो एक संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी इसके लिए गिरफ्तारी अगर की जाएगी तो उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं होगी। साथ ही अगर दोनों पक्ष चाहें कि सुलह कर लें तो इसका भी कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ये जो कानून लागू किया जाता है वो स्टेट के खिलाफ लागू किया जाता है और स्टेट जो है सीधा इसमें कार्रवाई करता है। इसी के चलते इसको गैर जमानती भी बनाया गया है। हालांकि इसमें एक राहत की बात यह है कि इसमें सजा जो है तब तक नहीं दी जा सकती जब तक आप अपराध को सिद्ध न कर दें। ठीक है, तो अपराध सिद्धि की जो है इसमें प्रावधान काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर इतिहास के बारे में बात किया जाए तो इसमें जो सेडिशन जो कानून है उसकी उत्पत्ति 19वीं सेंचुरी के बहावी आंदोलन से है। बहावी आंदोलन क्या था? तो ये इस्लाम का एक पुनरुत्थानवादी या शुद्धतावादी आंदोलन था जिसका नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। ठीक है, इसको ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लगाया गया था। इसी के चलते ऐसी शक्तियों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1870 में सेडिशन के कानून को शामिल किया आईपीसी में। सबसे पहले इसको 1891 में एक अखबार के संपादक थे जोगेंद्र चंद्र बोस, उनके खिलाफ लगाया गया था क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक लेख लिखा था। एक तथ्य ये भी है कि गांधी जी पर भी 1922 में यंग इंडिया में उनके द्वारा लिखे गए लेखों पर सजा का प्रावधान किया गया है। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया है जिसके लिए उनको 6 साल की सजा दी गई थी। ठीक है, अब इसके तहत कुछ और मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक तो गांधी जी के बारे में मैंने बताया, दूसरा बाल गंगाधर तिलक से संबंधित महत्वपूर्ण है जिन पे 2 बार राजद्रोह लगा था। पहली बार 1897 में लगा था जब उनके भाषण पे ये आरोप लगाया गया कि इसने लोगों को हिंसक व्यवहार करने के लिए उकसाया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 ब्रिटिश अधिकारियों की मौत हुई थी। साथ ही 1909 में जब उन्होंने अपने अखबार केसरी में एक सरकार विरोधी लेख लिखा, तब भी जो है उनके ऊपर राजद्रोह का मामला चला था। ठीक है, तो 2 बार जो है तिलक इसके ऊपर इसका सामना कर चुके हैं। जिस स्वतंत्रता के पश्चात मामले की हम बात कर रहे थे उसका नाम है केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। इसकी चर्चा हमने कल परसों भी की थी। ठीक है, जब हमने अवमानना के बारे में बात की थी, न्यायिक अवमानना के बारे में। तो केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 ये स्वतंत्र भारत में राजद्रोह का पहला मुकदमा था जिसमें राजद्रोह के कानून को संवैधानिकता को, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चुनौती दी गई। इसमें ये स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी परिस्थिति में सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं गिना जाएगा, क्योंकि
देश और देश की सरकार के मध्य अंतर होता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपने कार्यों से देश को जो है स्टेबल अनस्टेबल या अस्थायी बनाने की कोशिश कर रहा है तब जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है, लेकिन यदि वो सरकार की आलोचना महज कर रहा है तो उसको राजद्रोह नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको राजद्रोह के संदर्भ में पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय गौर या इंडियन गौर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करनी है। यह जंगली मवेशियों या वाइल्ड कैटल के परिवार में सबसे बड़ा और लंबा है। इसका आयुसीएन दर्जा संकटापन्न एंडेंजर्ड है। यह गोवा का राज्य पशु है। तो गौर के बारे में तीसरा कथन सही है और पहला कथन भी गलत है, पहला कथन भी सही है। इसका जो आयुसीएन जो दर्जा है वो संकटापन्न या एंडेंजर्ड ना होकर सुभेद्य है। ठीक है, वनरेबल है। ठीक है, वीयू से इसको कहा जाता है। तो दूसरा कथन गलत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 3 सी आंसर इसका सही है। ठीक है, ये क्यों लिया गया है हमने खबर, तो पेज नंबर 10 पे आज एक खबर आई है एनवायरनमेंट से संबंधित, जिसमें इंडियन गौर्स या दूसरे जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं जैसे कि गैंडा आदि, उनकी शिकार से बचने के लिए, उनको शिकार से बचाने के लिए जो है अब जो सरकारें हैं या जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा स्निफर डॉग्स यानी सूंघने वाले सूंघने की क्षमता वाले जो कुत्ते हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है। और इसी सूंघने की क्षमता वाले कुत्ते ने स्निफर डॉग ने एक बाइसन की पोचिंग को यानी गौर की जो शिकार किया गया अवैध शिकार पश्चिम बंगाल में, उसका पता लगा लिया है। ठीक है, तो इसमें जो स्निफर डॉग है उनका नाम है बेल्जियन मैलिनोइस डॉग। ठीक है, बेल्जियम का एक कुत्ता है जिसका नाम है मैलिनोइस, उसका प्रयोग किया गया। और ये जो घटना हुई है वो जलपाईगुड़ी में हुई है, जहां पे एक फेमस पार्क है गोरुमारा नेशनल पार्क। तो अगर ये भी क्वेश्चन कोई पूछे कि गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ पे है तो आप बताएंगे वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, इंडियन गौर के बारे में अगर हम कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहें तो इसको गौर कहा जाता है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया यानी आसियान क्षेत्र में सबसे बड़ा काले लोम से ढपका हुआ, यानी काले रंग की इसकी बाल होते हैं, काले रंग की इसकी खाल होती है। ये गौजातीय पशुओं में सबसे बड़ा है। ठीक है, चाहे जिसमें गाय भैंस वगैरह आती हैं तो सबसे बड़ा इसको भैंसा कह सकते हैं आप। ठीक है, सबसे बड़े भैंसों में से है जो जंगली होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है और ये जंगली मवेशियों में सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, इसमें जो पालतू जो गौर होता है इसको गायल या मिथुन कहते हैं। ठीक है, यानी जो जंगली भैंसा हो गया इसकी 2 वैरायटी हो गई, एक मिथुन हो गया जो पालतू होता है और दूसरा जंगली जिसको गौर या गवल कहा जाता है। ठीक है, अब भारत के अलग अलग भागों में इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे गौरी गाय कहते हैं, बोदा कहते हैं, गवली कहते हैं। ये जो जानवर है ये जंगली होने के साथ स्तनपायी है और शाकाहारी है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, शाकाहारी पशु है जो भारत, असम, बर्मा, मलेशिया और सियाम आदि में पाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो मलेशिया वगैरह का क्षेत्र है वहां पे पाया जाता है। ठीक है, हालांकि इसका सर्वाधिक जो विकास है वो दक्षिण भारत पहाड़ियों और असम में ज्यादा देखा गया है। और इसका जो आयुसीएन दर्जा है जैसे कि हमने बताया वो वल्नरेबल है यानी सुभेद है। ठीक है, ये इसका चित्र है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो देखिए खाल जो है इसकी काले रंग की होती है और इसके बड़े बड़े सींग होते हैं। ठीक है, जंगली भैंसा ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में शेल कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करनी है। इन कंपनियों की कोई महत्वपूर्ण परिचालनात्मक परिसंपत्ति यानी सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल एसेट नहीं होती है। ऐसी कंपनियों की खुद की कोई व्यापारिक गतिविधि बिजनेस एक्टिविटी नहीं देखी जाती। ऐसी कंपनियां दिए गए पते पर कोई भौतिक अस्तित्व नहीं रखती हैं। तो शेल कंपनियों में तीनों के तीनों कथन सही हैं। ठीक है, शेल कंपनियां ये जिसको हिंदी में खोखा कंपनियां भी कहते हैं, खोखा कंपनियां या कहीं कहीं डब्बा बंद कंपनियां। ठीक है, डिब्बा बंद कंपनी भी कहा जाता है, हालांकि इसका लोकप्रिय नाम शेल ही है। ठीक है, तो ये आज पेज 3 में जो है आया है, जिसमें 2 लोगों पे आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को खोखा कंपनी या शेल कंपनियों के माध्यम से जो है 2 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। ठीक है, शेल कंपनियां क्या होती है मैंने आपको बताया,
कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इनको परिभाषित नहीं किया गया है कि एक शेल कंपनी क्या होती है। तो ये चीज याद रखनी है, ये पूछा जा सकता है। कंपनी अधिनियम के तहत इसको परिभाषित नहीं किया गया है, ना ही ये बताया गया है कि किस प्रकार की गतिविधियों के चलते कोई कंपनी शेल कंपनी होगी। ठीक है, आमतौर पर शेल कंपनियां ऐसी कॉरपोरेट कंपनी होती हैं जिनका खुद का कोई सक्रिय व्यापार नहीं होता, ना ही उनके पास कोई महत्वपूर्ण संपत्ति होती है। यही कारण है कि इनको सदैव संदेह की दृष्टिकोण से देखा जाता है, क्योंकि इनका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, काले धन को सफेद बनाने के लिए, कर को चोरी करने के लिए या दूसरी अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है। ठीक है, अब एक चीज याद रखनी है कि ये जो है डोरमेंट कंपनियों से अलग होती हैं। डोरमेंट कंपनी मतलब निष्क्रिय कंपनी से अलग होती हैं। निष्क्रिय कंपनी क्या होती हैं? तो निष्क्रिय कंपनी कंपनी एक्ट 455 की धारा में परिभाषित है, जिसके अनुसार ऐसी कंपनी जिन्होंने पिछले कुछ सालों से महत्वपूर्ण वित्तीय गतिविधि नहीं करी और वो अभी वर्तमान में डोरमेंसी की स्थिति में है, वो निष्क्रिय कंपनी कहती है। यानी निष्क्रिय कंपनी का हो सकता है कि सक्रिय व्यापार कभी रहा हो सकता है कि उनके पास महत्वपूर्ण संपत्ति हो, वर्तमान में वो कोई काम कर रही नहीं है। ठीक है, यही कारण है कि निष्क्रिय कंपनी शेल कंपनी से अलग होती है, जिसमें अगर कंपनी 2 साल तक कोई अपना वित्तीय विवरण ना दे, वार्षिक रिटर्न दाखिल ना करे, तो भी कंपनी निष्क्रिय कंपनी की श्रेणी में आ सकती है। लेकिन शेल कंपनी आमतौर पर अपनी गैर कानूनी गतिविधियों के चलते संदेह के दायरे में रहती है, इसी के चलते लगातार चर्चा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सहभागी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, याद रखना है, असत्य कथन की पहचान करें। सहभागी नोट्स पंजीकृत या रजिस्टर्ड विदेशी फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक यानी फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशन एफपीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके माध्यम से भारत में निवेश करना अब प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। असत्य कथन कहना है, इसका मतलब केवल दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये खबर क्यों ली है? तो पेज नंबर 15 में ये खबर आई है, जिसमें भारत में जुलाई तक, ठीक है, ये आंकड़े बताते हैं, सेबी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में जुलाई की अवधि तक 63,000 करोड़ रुपए का जो है निवेश, वो पार्टिसिपेटरी नोट्स या पी नोट्स या इसको हिंदी में सहभागी नोट्स कहा जाता है, उसके माध्यम से हो चुके हैं। ठीक है, तो 63,000 करोड़ तक का जुलाई अंत तक निवेश शेयर मार्केट में विविध तरीकों से किया जा चुका है। ठीक है, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अगर सरल शब्दों में कहें तो कोई विदेशी निवेशक यदि भारत में निवेश करना चाहता है, भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना चाहता है, बिना सेबी वगैरह में पंजीकृत हुए, यानी कोई विदेश से कोई व्यक्ति अपना पैसा लगाना चाहता है भारत में और वो ये नहीं चाहता कि जो है वो आरबीआई के पास जाए, सेबी के पास जाए और उसको इस तरीके का ज्यादा लिखत पढ़त करना पड़े, तो वो सीधे जो है पार्टिसिपेटरी नोट्स पी नोट्स के माध्यम से निवेश कर सकता है। हालांकि वर्तमान में या कई आलोचना इस पर लगाई जाती है कि इसका उपयोग सट्टे के लिए किया जाता है, साथ ही इसकी चूंकि पता नहीं होता कि किस व्यक्ति ने कितना निवेश किया, इसी के चलते इसको काले धन को निवेशित करने के साधन के रूप में भी देखा जाता है। बावजूद इसके आलोचना के बावजूद इसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है और कुल विदेशी निवेश में लगभग 6% तक पी नोट्स की भूमिका देखी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा करिए म्यूजियम किस देश में अवस्थित है? तुर्की, सऊदी अरब, यूएई की ग्रीस? तो इसका सही आंसर है तुर्की। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल में ही तुर्की ने घोषणा की है कि जिस प्रकार से उसके द्वारा हागिया सोफिया जो इमारत है, हागिया सोफिया जो पहले जो है किसी जमाने में चर्च हुआ करता था, फिर बाद में वो मस्जिद बना, अब उसको जो है मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो जिस प्रकार से हागिया सोफिया को मस्जिद बना दिया गया, उसी तरीके से तुर्की ने अभी घोषणा की है कि वो जो है दूसरे एक पूर्व चर्च को मॉस्क बना देगा और उसका नाम है करिए म्यूजियम। तो हागिया सोफिया के बाद अब करिए म्यूजियम को भी तुर्की द्वारा मॉस्क में बदलने की घोषणा की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें भौगोलिक संकेतक या जीआई का दर्जा दिया गया है? बलरामपुर साड़ी और महीन कॉटन फैब्रिक, हबासपुरी हैंडलूम, गढ़वाल साड़ी? केवल 1 और 2
2 3 1 3 तीनों, तो तीनों को जो है फैब्रिक्स जो है साड़ी के प्रकार हैं, इनको जो है भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है। बलरामपुर की जो साड़ी है वो केरल क्षेत्र में फेमस है। हबासपुरी की जो साड़ी है वो उड़ीसा क्षेत्र की प्रमुख साड़ी है। इसके अलावा जो गढ़वाल साड़ी है वो तेलंगाना क्षेत्र की प्रमुख साड़ी है। ठीक है, तो ये खबर क्यों ली, क्योंकि आज पेज नंबर 13 में जो बलरामपुरी की जो ट्रेडिशनल साड़ी है जिसे कसाबू कहा जाता है वो चर्चा में है। ठीक है, कसाबू क्या होता है, तो कसाबू साड़ी का एक ऐसा प्रकार है जिसका जो पल्लू बनाया जाता है, ठीक है, साड़ी का जो पल्लू होता है ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट, उसमें सोने के जो तार हैं, सोने के जो तार होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है और गोल्ड प्लेटेड जो है इसमें पल्लू वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो बलरामपुर की जो साड़ी है केरल क्षेत्र में काफी चर्चा में है और इसको स्थापित करने में राजा बलराम वर्मा जो त्रावणकोर के महत्वपूर्ण राजा थे उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अब लास्ट ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं 2017 का। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र जो सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है कहाँ पे है, अजंता, बदामी, बाग, एलोरा। तो ये अजंता में है, गुफा नंबर 1 में। ठीक है, गुफा नंबर 1 में, और ये अजंता महाराष्ट्र में है। ठीक है, बदामी कर्नाटक में है, बाग जो है एमपी में है, एलोरा भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए अब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉकडाउन और कोविड-19 ने आर्थिक जटिलता व तनावों को पूर्व विद्यमान जातिगत संरचना और सामाजिक पहचान के आधार पर ही आगे बढ़ाया है। चर्चा करें। 10 अंक 150 शब्द। ठीक है, तो जो हमने लॉकडाउन वाला आर्टिकल डिस्कस किया है हूबहू उस आर्टिकल के आधार पर इसका आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में हाल के वर्षों में घटित औद्योगिक आपदाओं की पृष्ठभूमि में उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों आदि को आपदा से बचाने के संदर्भ में किन प्रबंधन उपाय आदि को अपनाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में प्रासंगिक विधिक और न्यायिक प्रावधानों की भी व्याख्या करें। 15 अंक 250 शब्द। जो हमने पूरा जो आर्टिकल डिस्कस किया है उसके आधार पर इसको लिखा जा सकता है, जिसमें आप जो है आपदाओं के उदाहरण दे देंगे, आपदाओं के संदर्भ में कौन कौन से प्रबंधन उपाय हैं उनको बता देंगे, एनडीएमए वगैरह की भूमिका बता देंगे। ठीक है, साथ ही जो है जो विधिक प्रावधान है जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, एनजीटी की भूमिका हो गई, या फिर न्यायिक प्रावधानों में एमसी मेहता केक और एमसी मेहता केस, और इसके माध्यम से जो टोटल लायबिलिटी की जो बात कही जाती है उसको आप स्थापित करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आज का जो हमारा सेशन है उसमें हमने काफी आर्टिकल्स की चर्चा की। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस आईएएस पे। धन्यवाद।